साथियों नमस्कार। आज एक मॉक टेस्ट सीटेट परीक्षा हेतु प्रस्तुत है। आप लोगों ने प्रयास किया होगा और इस क्रम में आपको जो परीक्षा की स्थिति है उसी के अनुरूप आपको 2.5 घंटे में प्रश्न पत्र को अटेम्प्ट करना था। आप लोगों ने किया होगा। उसी का व्याख्यात्मक हल साथियों प्रस्तुत है, जो आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी होगा। तो साथियों, सबसे पहले जो बाल विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और शिक्षण शास्त्र है, उसके 30 प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले उसी को लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये पहला प्रश्न है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा वह तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ तो अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन किस अभिविन्यास और प्रारूप को दर्शाता है? तो यहाँ पर साथियों आप जानते हैं कि नैतिक विकास का सिद्धांत जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया, उसके 3 स्तर हैं, जिसमें पूर्व नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक अवस्था और उत्तर नैतिक अवस्था, और उनके दो दो चरण हैं। तो पहले जो पूर्व नैतिक अवस्था है, उसमें साथियों आप जानते हैं कि आज्ञा पालन, आज्ञा एवं दंड अभिविन्यास है। बच्चा केवल परिणाम यानी दंड से बचना और पुरस्कार पाने के आधार पर वो सही गलत निर्णय लेता है। यहाँ पर यानी ये जो प्री कन्वेंशनल लेवल है, यहाँ पे कहीं भी नैतिकता की बात नहीं है। दूसरा इसका जो चरण होता है वो साधनात्मक सापेक्षवादी अभिविन्यास कहलाता है। मैं इसमें क्या होता है कि मैं जो चाहूँ वो मुझे मिले की सोच रहती है। और जो परंपरागत कन्वेंशनल लेवल होता है वो समाज और रिश्तों पर केंद्रित होता है। तो साथियों, ये जो प्रश्न है वो इसी परंपरागत अवस्था से जुड़ा हुआ है। और इसके जो 2 चरण होते हैं साथियों, वो पहला चरण है कि अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, यानी ये जो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है कि दूसरों को खुश करना और सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना महत्वपूर्ण है, अच्छा बनने की इच्छा होती है। और इसमें दूसरा ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, ये कर्तव्य और दायित्वों की भावना को प्रकट करना। तो साथियों, ये जो अभिविन्यास है वो आप बिल्कुल स्पष्ट हो रहे होंगे कि ये परंपरागत ओरिएंटेशन से जुड़ा है। और यहाँ पे जो ध्वनित हो रहा है वो आदान प्रदान का, अच्छा होने का नहीं है, क्योंकि यहाँ अच्छाई की बात नहीं है, बल्कि वो ये कह रही है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। यह कहते हुए तान्या से लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। यानी ये कर्तव्य बोध की भावना प्रेरित कर रही है। तो ये आदान प्रदान और परंपरागत ये ओरिएंटेशन की ओर साथियों वो दिखा रहा है। अर्थात इसका जो विकल्प चौथा वो पूरी तरीके से सही होगा। यदि यहाँ पे ये भावना तान्या में ऑटोमेटिक आती कि नहीं नहीं, कि मुझे जो है अपने मित्र के भोजन की भी चिंता करनी चाहिए, और चूंकि वो नूर लंच नहीं लाई है, अतः जो है वो सार्वभौमिक नैतिक अवस्था जो उत्तर नैतिक अवस्था में की एक उप अवस्था है उस पे चली जाती, जिसमें वो जो है सार्वभौमिकता, यानी इस भाव के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की भावना अगर आती है, तो वो आप मानिए कि सार्वभौमिक अवस्था पे जाता है व्यक्ति।
और इसमें क्या होता है कि वो आत्मसिद्धिकरण की अवस्था जो अब्राहम माज्लो ने अपने जो है सिद्धांत में कही, वैसी कुछ जुड़ जाती है कि वो जो है हर काम में अर्थ एवं ध्येय खोजने लगता है। तो वो अवस्था सबसे उच्च अवस्था है साथियों। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? तो ये जो जनसामान्य की अवधारणाएं विभिन्न लिंगों के प्रति होती हैं, तो जैसे भाई ये कि लड़कियां प्रायः वो घर में रह करके भोजनादि की व्यवस्था करती है, लड़के बाहर के दायित्वों को निर्वहन करते हैं या लड़के सेना में जाते हैं, लड़कियां वो जो है वो कलात्मक अभिरुचि में रुचि रखती है, लड़के गणित में तेज रहते हैं और लड़कियां वो गणित में तेज नहीं होती प्रायः। तो साथियों ये जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, इसमें बहुत सारे प्रश्न साथियों आए हैं। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन मत करिएगा। इसका ये चौथा विकल्प सही रहेगा कि जब जो है समाज पहले से ही निर्धारित व्यवस्था कि लिंग के प्रति वो जो दायित्व निर्धारित कर देता है, कर्तव्य निर्धारित कर देता है, वही जेंडर रूढ़िवादिताएं है। यद्यपि आप जानते हैं कि ये संभव नहीं है, हर क्षेत्र में वो जो है लड़कियां वो कार्य कर रही हैं। तो अब इसके बाद जो है साथियों तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? तो साथियों एक बदलते परिवेश या आप ये कहिए कि नारी सशक्तिकरण के युग में ऐसी भावना विकसित करने का प्रयास हो रहा है और उसमें दिखाया जा रहा है कि जो पिता है वो घरेलू कार्यों को अंजाम देता जबकि माँ साहसिक गतिविधियां वो कर रही है। तो ये निश्चित रूप से ये किसको अ, चुनौती दे रहा है? यहाँ पे नंबर एक है कि यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता, नहीं नहीं सशक्त तो बिल्कुल नहीं बनाता, ये हटा दीजिए आप। या जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, बिल्कुल सही है। या जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, नहीं, जो स्थिरता को प्रोत्साहित बिल्कुल नहीं करता। और चार, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है ना। ये जेंडर रूढ़िवादिता जो पहले ये था कि भाई पिता प्रायः साहसी कार्य करते हैं और माँ वो घर में जो है कार्य करती, घरेलू कार्य करती है, ऐसी भावना थी। लेकिन ये वास्तुतः जेंडर रूढ़िवादिता है और इसके अगेंस्ट जो भी कार्य किए जाएंगे वो क्या होगा कि जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। अर्थात यहाँ पे आपका दूसरा विकल्प पूरी तरीके से सही है। एग्जैक्टली बहुत स्पष्ट आप देखेंगे उत्तर मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वायगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, तो एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो साथियों ये जो है पाढ़ या ढांचा, तीसरा यानी स्कैफोल्डिंग की अवधारणा आप जानते हैं कि जब एक कोई व्यक्ति अधिक अनुभवी, अधिक ज्ञानी किसी बच्चे को सपोर्ट करता है और वो अपना निष्पादन को विस्तारित कर देता है बच्चा, तो इसे हम जो है स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। आप तीसरा विकल्प सही कर लें। और ये क्या होता है कि इसमें एक और अवधारणा है कि मोर नॉलेजेबल अदर, यम के ओ, एक यम के ओ यानी जो जब एक वयस्क
जिसे अधिक ज्ञान और अनुभव है, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स, एम के ओ, वो बच्चे के निष्पादन को सुधारने के लिए वो सहयोग करता है। तो वो एक पहाड़ या ढांचा, जैसे भवनों का निर्माण होता है, जब चिनाई ऊंचाई पे होने लगती है तो पहाड़ लगा दी जाती है, ढांचा बना दिया जाता है और उससे ऊंची ऊंचाई पर चिनाई हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर बच्चे के निष्पादन को विस्तारित करने के लिए कोई वयस्क व्यक्ति जब करता है, यानी एम के ओ जो होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, वो कार्य करता है, तो इसे ही हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। साथियों, एक जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वाइगोस्की के चिंतन में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो क्षेत्र है जिसमें कि बच्चा जो अपनी क्षमता से कहीं अधिक उस क्षेत्र में रहते हुए जब निष्पादन करने लगे, तो हम उसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आप ये खोजपूर्ण गतिविधि इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि संरचनात्मक रचनात्मक चिंतन इसको मानते हैं। खोजपूर्ण गतिविधि वो जीन पियाजे के उसमें आती है। तो ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे, इसका फोल्डिंग सही है इसका। अगला साथियों, अगले प्रश्न के की ओर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है, डेवलप्स ड्यूरिंग। तो साथियों, आप जानते हैं कि ये सबसे उच्चतम कौशल है। वहाँ अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो बच्चा जो है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क विकसित करने लगता है, वो काल्पनिक चिंतन विकसित करने लगता है। इस अवस्था में उसका जो चिंतन है वो मूर्त से न होकर के अमूर्त अवस्था में चला जाता है। तो ये जो आप जानते हैं कि उन्होंने 4 अवस्थाएँ जो विकसित की हैं, उनमें ये चौथी जो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक या परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, यानी वो जो कॉग्निटिव थ्योरी में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है, वो डेवलप होती है चौथे चरण में, अर्थात ये अंतिम विकल्प, चौथा विकल्प सही है। यहाँ पर थोड़ा साथियों, जो इनकी अवस्थाएं हैं, आप जानते हैं, जो पहली है संवेदी चालक अवस्था, ये सेंसरी मोटर स्टेज है। तो यहाँ पर वस्तु स्थायित्व का गुण, और बच्चा सभी कुछ इंद्रियों के माध्यम से करता है, और बच्चे की बुद्धि का आकलन भी उसके कार्यों के आधार पर किया जाता है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, और इस अवस्था में बच्चे में जो भाषाई विकास सर्वाधिक होता है, और खेल की अवस्था ये कही जाती है, लेकिन यहाँ पर अनुपात की समझ स्पष्ट बच्चे में नहीं होती, ऐसा जीन पियाजे का मानना है। फिर मूर्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो बच्चे में जो वर्गीकरण, आरोही अवरोही क्रम में सजाना, गणितीय संक्रियाओं को करने का कौशल विकसित हो जाता है। साथ ही बच्चे में जो अनुपात की बात वो भी आ जाती है, और जो संरक्षण की बात वो भी आ जाती है यहाँ पे। और यानी कहने मतलब पाल वो जो रिवर्स रिवर्सिबिलिटी की बात है, वो भी विकसित हो जाती है। तो साथियों, इसको तो आप लोगों ने कई बार जो है पढ़ा है जीन पियाजे के चिंतन में, बिल्कुल आप श्योर होंगे। अगले उस पे चलते हैं। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भों के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो आप जानते हैं कि लेव वाइगोस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, वो ये कहता है कि बच्चे का जो चिंतन है, वो प्रमुख रूप से वो समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है। बच्चे के स्वयं का विकास, या जैसे उनका स्टेटमेंट है कि हमारा स्वयं का विकास दूसरों
हमारा स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। तो ये साथियों लेव वाइगोस्की का है ये चिंतन, बिल्कुल स्पष्ट है और आप इसको सही करेंगे तीसरा। और जानते हैं आप अ, यहाँ पे अल्बर्ट बंड्यूरा ने एक सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है, जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक और व्यवहारवाद के बीच का जो है पुल माना जाता है, ब्रिज माना जाता है कि वो कैसे समाज में होने वाली जो गतिविधियां हैं, जैसे बार्बी डॉल पर उन्होंने जो प्रयोग किया था और उससे वो निष्कर्ष पहुंचे थे कि बहुत हिंसात्मक फिल्में अगर बच्चे देख रहे हैं तो वो हिंसक हो सकते हैं। तो ये अल्बर्ट बांडूरा का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, वो आप इसे भी समझ लेंगे और कैसे बच्चा जो है पहले अटेंशन रिटेंशन और यानी अटेंशन यानी ध्यान धारणा, और उसके बाद जो है रिप्रोडक्शन और रिकरेक्शन, ये चार उन्होंने जो स्टेप दिए हैं अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अल्बर्ट बंड्यूरा ने, उसे भी आप लोग रिकॉल कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सातवां साथियों, सातवां प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ग्रेड 6 से 8 यानी जो जूनियर स्तर में शिक्षक है, यानी जो 6, 7, 8 की कक्षाओं में शिक्षण करते हैं, तो आप जानते हैं कि भाई जो 6 का बच्चा होगा वो 11 वर्ष या उससे अधिक उम्र का होगा। और आप ये भी जानते हैं कि जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, वो आप देखिए कि 0 से 2 सेंसरी स्टेज है, और फिर आप जानते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है, और फिर ऑपरेशनल स्टेज है, और फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आप ये देख सकते हैं कि 11 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए, तो जब 11 वर्ष के ऊपर के का बच्चा होगा यानी वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा, उसको जो है परिकल्पना और चिंतन, तार्किकता, इन सभी स्टेज में वो होगा। तो अब इसमें क्या करना चाहिए? एक है कि तार्किक बहस के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, हतोत्साहित करना चाहिए। ये तो गलत है, बिल्कुल नहीं। दो ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। ठीक है, अगला भी देख लेते हैं। तीसरा, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, नहीं, क्योंकि अब तो अमूर्तता वाले स्टेज में है, वो 11 से प्लस में है। फिर 4 है कि केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, ये भी नहीं। तो यहाँ पे दूसरा साथियों है कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है ना। प्रेजेंट द प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर्स रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस, जो रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस मिलते हो वहां पर, क्योंकि बच्चा 11 से ऊपर है, और 11 से ऊपर जो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जहां पर वो आप जानते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पनात्मक वो चिंतन करने लगता है बच्चा। तो यहाँ पे दूसरा बिल्कुल सही है साथियों, दूसरा विकल्प आपको इसे सही कर देंगे। अगले प्रश्न की ओर, आठवां है, हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, उसके अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो आप जानते हैं कि हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उन्होंने सामान्य बुद्धि को नकारा है और कहा है कि बुद्धि जो है वो 8 प्रकार की होती है, जिसमें जो है ये तार्किक और गणितीय बुद्धि जिसमें होगी, तो वो तार्किक चिंतन कर पाएगा और ऐसा व्यक्ति गणितज्ञ या वैज्ञानिक होगा। फिर अगला है
कि ये इसमें ये विकल्प दिया है कि एक ध्वनि ताल शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। तो ये सेंसिटिविटी द साउंड्स रिदम्स एंड मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, ये वर्ड्स, ये साथियों ऐसी जो बुद्धिमत्ता होल्ड करने वाले लोग होंगे वो गायक होंगे या संगीतज्ञ होंगे। तो जो म्यूजिकल कैपेसिटी है या एबिलिटी है उसके अंतर्गत ये आएगा, ये हटा दीजिए, नहीं होगा। फिर दो, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप में ग्रहण करने की योग्यता। तो इसमें तो साथियों ये ऐसा व्यक्ति खिलाड़ी हो सकता है, नृत्यक हो सकता है, दृश्य स्थानिक परिवेश का व्यक्ति। फिर तीन है संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर ताल, तो ये तो म्यूजिकल सेंस है, इसमें ये भी नहीं हो सकता है। तो चौथा है कि पैटर्न के खोजने की एवं तर्क करने की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो आप देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप इसको उत्तर तक आप सटीकता से पहुंच जाएंगे कि जो पैटर्न की समझ वो गणित में आती है, आप जानते हैं, पैटर्न के खोजने और तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता जो होगी वो तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत होगी। तो इस तरीके से आपको हार्वर्ड गार्नर से सदैव एक प्रश्न अतियो आया है, आप इससे जो है श्योर हो लेंगे। और अ, ये मानिए कि इस परीक्षा में भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला है नवा प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर साथियों ये है द प्रोसेस बाय व्हिच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। तो यहाँ साथियों बिल्कुल स्पष्ट है, ये समाजीकरण की प्रक्रिया है। ये इसको हम कहेंगे सामाजिकरण की प्रक्रिया। ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस प्रकट कर रहा है जिसमें वो समाज की अन्य व्यवस्थाओं से वो बच्चा जुड़ जाता है। तो आप इस तरीके से ही इसको लेके चलेंगे कि ये सोशलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है। और यहाँ पे अगला प्रश्न है साथियों, अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाँ, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आप जानते हैं कि ये हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट प्लेज ए वाइटल रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। आप जो है पर्यावरण और आनुवांशिकता, यानी आनुवांशिकता जो बच्चा अपने माता पिता से वो प्राप्त करता है, जो आनुवांशिक रूप से मिलता है, और परिवेश जो उसके चारों ओर के परिवेश से वो सीखता है, तो दोनों का प्रभाव विकास में रहता है। तो इसको ध्यान में लेते हुए आप ध्यान देंगे कि पहला है कि व्यक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। नहीं, ये एकमात्र कारण साथियों जहां पर एकमात्र की बात आए, द ओनली आए, तो आप ये मानिए कि वो निगेटिव टाइप वर्ड के रूप में लेंगे और प्रायः ये जो है गलत रहता है। तो एक आप इस तरीके से भी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को फॉलो कर सकते हैं कि ये गलत हो सकता है। तो यहाँ पे साथियों एक थोड़ा सा इसमें देखिए, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो ये एक है व्यक्तिक भिन्नताओं का एकमात्र कारण, तो एकमात्र के कारण ये हटा दीजिए, हो नहीं सकता। और दो है
परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, तो परिवेश तो करता ही है। 3 है कि मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते, ये गलत है क्योंकि दोनों करते हैं। और चौथा है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव के विकास को प्रभावित करते हैं। यही साथियों, ये ये दोनों, इनका प्रभाव इतना रहता है कि यही समझ लीजिए किसी बच्चे के व्यक्तित्व और विकास के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। एक बार थोड़ा सा नवा प्रश्न साथियों, यहाँ पर ये देखिए कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं, तो इसको जो है साथियों अभिप्रेरणाओं और मूल्यों को वो ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे साथियों अभिप्रेरणाओं और मूल्यों को ग्रहण कर रहे हैं अपने में, तो ये यद्यपि सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रतीत होती है, लेकिन ये आत्मसात कर रहे हैं, इसलिए इंक्लूजन कर लीजिए। ये मेरे हिसाब से ये जो इंक्लूजन है, समावेशन, वो ज़्यादा बेहतर उत्तर है, यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको देना होता है, तो आप समावेशन को लेके चलेंगे। अगला है कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा, आप जानते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम और प्रगतिशील शिक्षा पूरे दुनिया में चल रही है। जॉन डुगवी अमेरिकी चिंतक जिन्होंने प्रारंभ किया था, भारत में भी प्रगतिशील शिक्षा पर ही इस बार जोर दिया जा रहा है, सदैव जोर दिया जा रहा है। तो इसमें कह रहे हैं विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, ठीक है। फिर दूसरा है विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त की, ये गलत हो जाएगा। पैसिवली नहीं बल्कि एक्टिवली वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर 3 है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, ये भी दोहराना आपको ये जो है गलत टैग वर्ड है। और 4 शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण यानी मेमोराइजेशन यहाँ पे आ जा रहा है, ये भी नहीं है। ज्ञान की रचना करते हैं स्वयं, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर एक्टिवली, वो सक्रिय होकर के विद्यार्थी ज्ञान की रचना एक प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था में वो साथियों करता है। तो इसलिए आप इसे यही कहेंगे कि विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। पहला ही विकल्प इसमें एग्जैक्टली वो सही होगा मित्रों। अगले प्रश्न की ओर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में एक केवल संरचनात्मक आकलन, 2 केवल संकल्पनात्मक आकलन और 3 ना तो संरचनात्मक और ना ही संकल्पनात्मक आकलन। तो साथियों ये देखिए 4 विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना, जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन है यानी CCE है, उसमें बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज, ये चौथा विकल्प सही होगा। और ये इस समय सदैव इस पे जोर दिया जा रहा है CCE पे, तो साथियों चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगले उस पे चलते हैं। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, यानी उसे ये दिखाया गया कि नहीं, आपके जो सामाजिक वर्ग है उससे जो भी पढ़े वो शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इनका यानी लो डेमोन्स्ट्रेशन रहा पुअर इन एकेडमिक्स। तो इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादिता
आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? बिल्कुल, अगर ये बार-बार कहा जाएगा किसी बच्चे से कि उसके संवर्ग के लोगों का वो बहुत जो है पुअर प्रदर्शन रहा है, तो उसकी भावना वो जो है नीचे चली जाएगी और उसका जो मनोबल है वो टूटेगा। तो उस सेंस से इसका उत्तर देना है कि अब शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? एक इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। नहीं, नहीं, अनदेखा करेगा तो ये तो बनी रहेगी हमेशा बात। 2 विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, ये भी उचित नहीं है। 3 विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए, ये भी गलत है कि भई उस संवर्ग से बच्चे को ऐसा सलाह नहीं देना चाहिए। 2 विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि हर सामाजिक वर्ग में जो है वो ऐसे रोल मॉडल हैं और उनसे जुड़ी कहानियाँ हैं कि वो उन्होंने कैसे संघर्ष करके उच्च स्तर को हासिल किया। कि मान लीजिए दलित वर्ग से कोई बच्चा है, तो अब उसके समक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के को रोल मॉडल के रूप में रखा जाएगा, तो उस बच्चे में ये भावना पनपेगी कि नहीं, नहीं, उसके समाज के वर्ग के लोग भी वो अपने संघर्ष द्वारा उच्च स्तर के मुकाम को हासिल करने में सफलता हासिल की है। तो साथियों ये चौथा विकल्प एग्जैक्टली करेक्ट। अगला 14वां प्रश्न है साथियों, 14th एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? समावेशी यानी इंक्लूजन इंक्लूसिव क्लासरूम जो होते हैं, वो आप जानते हैं कि सभी स्तर के बच्चे दिव्यांग, सर्वांग, गरीब, अमीर, वो अगड़ा, पिछड़ा, सभी बच्चे यानी बालक, बालिकाएँ सभी एक ही छत के नीचे वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो वहाँ पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक है पहला, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। बिल्कुल सही है। ये बात तो एवरी चाइल्ड कैन लर्न, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ये तो पूरी तरीके से सही अन्य देख लिया जाए। 2 है कि अशक्त अधिगम कर्ताओं के प्रति दया और सहानुभूति का भाव ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर 3 बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा आदि में वर्गीकृत करना, ये भी गलत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 4 केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना, ये और भी गलत हो जाएगा। पहला ही सही है कि यह विश्वास कराना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार सीखने की इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है। अगला साथियों है कि एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पहला है कि पढ़ने के प्रति चिंता। अच्छा ठीक है, पढ़ने के प्रति चिंता है, एंग्जाइटी अराउंड रीडिंग, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, बिल्कुल ये डिसलेक्सिया की ओर चल रहा है। निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पुअर वोकैब्युलरी स्किल्स, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई, यानी ये जो है समस्या उसमें आ जाएगी एएसडी की। या आप जानते हैं कि वो एसडी एडी करके एक होता है वैसे। एक मिनट तो ये एन अच्छा एक स्वालीन विद्यार्थी है। स्वालीन विद्यार्थी में ये सभी विशेषताएं ऊपर की नहीं है, क्योंकि स्वालीन विद्यार्थी में समस्या होती है कि वो अपनी बार बार बात रिपीटेटिव करता है, और क्या है कि उसमें जो है वो भूल जाता है बार बार। और सामाजिक अंतःक्रिया, जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चा होता है, वो क्या करता है, बार बार रिपीट करता है स्वालीनता में, और वो जो है पहले पढ़ी गई बातों को भूल जाता है। और वो जो है इंटरेक्शन, समाज के साथ इंटरेक्शन करने में
उसको समस्या होती है। 2 एक सृजनात्मक विद्यार्थी के लक्षण, ये बिल्कुल नहीं, सृजनात्मक विद्यार्थी तो होना ही नहीं। फिर 3 अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के बारे में कहा गया है, यही आ जाएगा। इसमें चूँकि बहुत सारी बातें हैं तो अधिगम अशक्तता, लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है ये। तो आप स्वालीनता की ओर बिल्कुल मत जाएँ, क्योंकि उसमें एक ही बात को बार-बार दोहराता है जो ऑटिज़्म से ग्रस्त होता है, और उसको समस्या होती है समाज के साथ इंटरैक्ट करने में, तो ये चीज़ उसमें बिल्कुल नहीं कहा गया। अगला 16वाँ है प्रश्न कि एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? एक आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट। पेपर पेंसिल टेस्ट तो वो बहुत परंपरागत टेस्ट है, वही समेटिव टाइप का करना, अभ्यास, रटने पर बल देना, ये सब रटने का ये निगेटिव हो जाएगा। रटना जहाँ आ जाए तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। 2 विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए कि एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। नहीं, ये भी नहीं भाई, एक रूप तरीके, जो बच्चा जो है बहुत आगे है और जो मंद है उनको एक रूप कैसे आप निर्देश देंगे? 3 अत्यधिक लिखित कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने का दबाव, नकल और ये सब बेकार चीज़ें, ये भी नहीं हो सकता। और चौथा है कि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। यही साथियों आपको चौथा सबसे बेस्ट है। चौथा विकल्प बेस्ट विकल्प है। अगले उस पे हम लोग चलते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो सृजनात्मक जो क्रिएटिव लर्नर है, वो क्रिएटिव लर्नर आप जानते हैं कि वो जो है अपसारी चिंतन पर बल दे करके, अपसारी चिंतन की, जैसे कोई समस्या है, जब कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो जो क्रिएटिव बच्चा होता है वो उसके हल के विभिन्न विकल्प निकाल करके वो हल करता है। केवल वो कंजर्वेटिव नहीं है, यानी अभिसारी चिंतक नहीं है कि एक ही उत्तर देगा। तो ये, और दूसरी बात है कि वो ओपन एंडेड प्रश्न पर वो बोलता है और कई विकल्प दे देता है। तो यही पहला ही सही है, लेकिन देख लीजिए अन्य विकल्प को भी। 2 अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, नहीं, ऐसा एक शिक्षिका अपनी कक्षा में तो यही है। फिर 3 है अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, नहीं। चौथा विद्यार्थियों को जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना को हतोत्साहित करके, ऐसा कुछ नहीं। आप सारी चिंतन पर बल दे करके, एम्फसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग, अगर ऐसा कर दिया जाएगा, अगर वो इस तरीके के उसमें आ जाएगा तो वो आसानी से कर लेगा। ये आपका पहला विकल्प ही साथियों बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? तो which of the following factors supports meaningful learning in the classroom? मीनिंगफुल लर्निंग, एक बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। 2 बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ाना। ये तो साथियों बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगी, ये बहुत देर तक नहीं टिकती है। परीक्षण भी नहीं है। 3 निर्देश के लिए व्याख्यान विधि तो जो है वो परंपरागत विधि है जो टीचर सेंटर्ड है, वो भी नहीं हो सकती। 4 है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, यही होगा। शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द content matter and having concern for the children's overall well-being and learning। तो चौथा विकल्प साथियों बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट होगा 18वें का।
बहुत अच्छा प्रश्न पत्र है साथियों। आप आसानी से, मैं ऐसे मॉक टेस्ट आयोजित करने के पक्ष में हूँ। हो सकता है 3-4 करा दूँ परीक्षा के पूर्व। आप लोग विधिवत करते रहिए, थोड़ा-सा लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा और जो लोग सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। 19वां है साथियों, निम्नलिखित में कौन-सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? तो एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। तो ये है, निम्नलिखित में कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान की रणनीति का एक उदाहरण है? एक, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ये तो निगेटिव हो गया, समाधान तो खोजना ही है। 2, क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, ये भी गलत है। 3, प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, ये भी गलत है। एक ही आयाम जहाँ एक ही शब्द आए ओनली, तो वो भी उत्तर प्राय नहीं, 90% वो उत्तर नहीं होगा। ये भी ध्यान रखेंगे साथियों। आप ये जो है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में ये ध्यान रखेंगे। चौथा है कि साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करके करना। तो बिल्कुल सही है साथियों। जॉर्ज पाल्या के जो समस्या समाधान के चरण है साथियों, वो पूछ दिए जाते हैं। आप लोग इसको लिख भी लेंगे कि जो पहले तो ये है कि भाई समस्या को समझना और यानी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। फिर समस्या को हल करने के लिए प्लान तैयार करना, वो प्लान तैयार करना वो भी आ जाएगा। फिर जो फिर जो प्लान तैयार है जॉर्ज पाल्या के अनुसार, वो उसको एग्जीक्यूट करना, उसको एग्जीक्यूट करना और फिर वो जो है रीअसेसमेंट करना कि भाई जब लागू किया गया तो समस्या कहाँ तक उसका हल हुआ और उसमें कहाँ कमी रह गई। तो ये 4 स्टेप साथियों अक्सर पूछ दिए जाते हैं जॉर्ज पाल्या के समस्या समाधान विधि के। तो पहला, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, है ना, टू प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम, फिर फिर वो जो है टू एग्जीक्यूट द प्लान और फिर रीअसेसमेंट करना कि कहाँ तक वो हल हुआ। तो अगला साथियों 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? ये नहीं शब्द के अंडरलाइन भी कर देते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग वो नहीं देखते और जल्दबाजी में है वाला एक करके चले जाते हैं। तो नहीं पर ध्यान देना है। शिक्षण अधिगम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग? एक है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये तो बिल्कुल सही है। गैस करना जो है, ये अनुमान लगाना, वो एक चाहे गणित हो या अन्य विषय हो, इसमें अनुमान लगाना बहुत जरूरी है। फिर 2, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, बिल्कुल सही। फिर 3, संवाद एवं परिचर्चा, डायलॉग एंड डिस्कशन। फिर 4 है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। ये बिल्कुल दोहराना मतलब मेमोराइजेशन से जुड़ा है और रटना, दोहराना, ये सब निगेटिव टैग वर्ड है साथियों, यही आप हटा दो, बाकी तीनों सही है। अगला 21वां सवाल है, शिक्षक को कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? अच्छा, जो ध्यान नहीं दे रहा, नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम, हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम? एक, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर न, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर न, 3, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, और यही बिल्कुल सही, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वक्त देकर, ऐसा कुछ नहीं। ये
यहाँ पे तीसरा विकल्प वो सही होगा। अगले 22वें की ओर चलते हैं। संरचनावादी उपागम यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। जो संरचनावादी उपागम है, जैसा कि जीन पियाजे का चिंतन है निर्मितवाद, वही संरचनावाद है साथियों, कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान की संरचना के लिए विद्यार्थी का पूर्वाग्रह ज्ञान, कंडीशनिंग अनुबंधन, 3 दंड और यंत्रवत याद करना। ये तो दंड यंत्रवत याद करने की बात ही खत्म है, और अनुबंधन भी नहीं होगा। साथियों, ये पूर्व ज्ञान, प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, वो संरचनावादी उपागम ये मानता है कि जब नया ज्ञान तभी सीखेगा जब बच्चा पूर्व ज्ञान से जुड़ेगा। तो इसका पहला विकल्प सही है। अगला साथियों चलते हैं। 23वां प्रश्न है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेवे थ्योरी अबाउट वेरियस फिनोमिनन इन दिस बैकग्राउंड ए। ये सहजानुभूत सिद्धांत, ये साथियों नॉम चॉम्स्की ने इस शब्द का प्रयोग किया है, जिन्हें जो है फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है, यानी आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि एक संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। 2 बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, और 3 बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। नहीं, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके इसमें क्या है कि अगर ऐसा कोई मिसकंसेप्शन है तो उसमें क्या है कि संवाद के द्वारा बच्चों की अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए कि वो जो अवधारणाएं बना रखे हैं वो वास्तव में क्या प्रभावी है कि नहीं। तो इसमें पहला विकल्प मित्रों सही होगा कि संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती दिया जाना चाहिए। जो मान लीजिए वो मिसकंसेप्शन बना रखे हैं, तो वो जो है चुनौती दे करके कि भाई इसमें आपकी ये अवधारणा खरी होती है, उतरती है कि नहीं। अच्छा, ये देखिए, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि संज्ञान एवं संवेग यानी कॉग्निशन एंड इमोशंस के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते। एक दिशीय यानी संवेग संज्ञान को प्रभावित करते न, एक दिशा संवेग संवेग को प्रभावित, द्विदिशीय दोनों के बीच गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। बिल्कुल सही है। जो इमोशंस होते हैं और संज्ञान होता है वो एक दूसरे से साथियों जुड़े होते हैं, उनके पारस्परिक क्रिया होती है। कई बार प्रश्न पूछा गया, ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। एक जो है एक मेटा कॉग्निशन का भी बहुत आता है, परासंज्ञान, यानी जब बच्चा उच्च स्तर का चिंतन करने लगता है तो उससे जुड़ा वो पराग संज्ञान की अवधारणा है, उससे भी बहुत प्रश्न आते हैं साथियों। अगले प्रश्न पत्र में अगर आएगा तो उसकी व्याख्या की जाएगी। फिर 25वां, एक निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, यानी लर्निंग को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी की अभिरुचि, बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट अगर नहीं है तो फिर वो अधिगम कैसे सीखेगा, कैसे। फिर 2, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य यानी वो जो है इमोशनल हेल्थ, अगर भाई भावनात्मक को या इमोशनल वो स्वस्थ नहीं है तो भी तो दिक्कत होगी, वो भी प्रभावित करेगा। 3, शिक्षण शास्त्रीय रणनीतियां, और फिर चौथा है शिक्षण शास्त्रीय रणनीतियां, बिल्कुल पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, अगर बेहतर इफेक्टिवली वो जो है इम्प्लीमेंट करता है टीचर पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज को, तो बच्चा भाई अच्छे से सीखेगा। चौथा, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ,
तो भाई बच्चा समाज और संस्कृति से भी वो बहुत कुछ सीखता है। तो ये चारों साथियों वो प्रभावित करेंगे। 25वें का वो चौथा विकल्प पूरी तरीके से वो सही है, एग्जैक्टली करेक्ट। अगला एक, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो आप देखते हैं भाई, dash or an important aspects of the process of meaningful construction of knowledge। अच्छा ठीक है, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात कर रहा है। एक, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। दो, लगातार अभ्यास और बार बार स्मरण कराना। ये तो नहीं है। ड्रिलिंग नहीं होगा, ड्रिलिंग और रिपीटेटिव रिकॉल ये जो है करना उचित या निगेटिव माना गया साथियों। तीन, पुरस्कार एवं दंड, ये भी निगेटिव। उद्दीपन और प्रतिक्रिया, स्टिमुलस रिस्पांस एसोसिएशन, इसमें सबसे महत्वपूर्ण सबसे बेहतर ऑप्शन एक सही है। अप्रोप्रिएट उत्तर है कि सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, सोशल इंटरेक्शन से बच्चा बेहतरी से वो सीखेगा। क्या पूछा क्या गया? हाँ ठीक है, एक महत्वपूर्ण पहलू, सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है पहला। अगला है कि जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे साथियों हाँ, बार बार, अच्छा, जब बार बार आप पुरस्कार से ही प्रेरित होगा बच्चा, तो फिर वो निगेटिव चला जाएगा। एक, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होगा, मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड आ जाएगा कि भाई ये तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, चलिए आगे। दूसरा, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करेगा, ये तो कहीं नहीं रहा। आनंद अगर होगा तो वो स्वतः प्रेरित होगा, अंतः प्रेरणा होगी। तीन, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। न चार, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता, ये भी नहीं होगा। स्वयं की निपुणता कहाँ, वो तो बार बार वो जो है पुरस्कार पाने की इच्छा से, यानी अब उसकी जो अधिगम की प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास हो जाएगा साथियों। ये पहला विकल्प पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय यह है, विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। बिल्कुल नहीं, सार्वभौम रूप से समान बिल्कुल नहीं। अलग अलग संस्कृतियों में बाल्यावस्था की अलग अलग स्थितियां होती है। कोई अमीर घर का बच्चा है तो वो तो भाई जो है पैम्पर्ड बेबी है, उसको सुख में पाला गया है, तो वो संघर्ष कहाँ उतना सह पाएगा। जो जो है संघर्षों में पला है वो विपरीत परिस्थितियों में बेहतर कर पाएगा। तो अलग अलग संस्कृतियों में सार्वभौम रूप नहीं होता। दो, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक सामाजिक संरचना है। ये एक सामाजिक संरचना है साथियों। ये बाल्यावस्था क्या है, एक सामाजिक संरचना है। तीन देख लेते हैं, यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सब बनाना न हो, या बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं, उनके गुणों को परिवेश निर्धारित करता ना। ये एक सामाजिक संरचना बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, वो जो है सोशियो कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट चिंतक मानते हैं, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, एक सामाजिक संरचना है साथियों। कई बार इससे प्रश्न पूछा गया, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता एक, शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेज गति से होता है। दो, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क के प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है।
बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों से नहीं, ये तो सेंसरी स्टेज है पहली, चौथा मतलब ये तो हो नहीं सकता। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से, तो मध्य बाल्यावस्था साथियों होती है, वो 6 से जो है प्रारंभ हो जाती है, 6 से 12 वर्ष की अवस्था, वही वो मध्य बाल्यावस्था है। तो बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। यही जीन पियाजे के अनुसार अगर आप देखेंगे तो वो चीज यहाँ आ जाएगी। हालांकि वो 11 वर्ष की अवस्था में अमूर्त सोचने, वैज्ञानिक तर्क पर भी चले जाते हैं, लेकिन 6 से 12 वर्ष में अधिकांश हिस्सा इसमें है। तीसरा विकल्प ही मेरे हिसाब से वो सही होगा साथियों। अगला है सीडीपी का अंतिम प्रश्न है, ये परिवार एवं पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की, तो साथियों आप जानते हैं कि परिवार और पड़ोस जो होता है वो बच्चों की बच्चों के सामाजिकरण की वो प्राथमिक एजेंसी माना जाता है, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। लेकिन बाद में क्या होता है कि मीडिया, स्कूल और अन्य जो संरचनाएं होती हैं वो सेकेंडरी स्टेज में होती हैं, उनको हम द्वितीयक एजेंसी मानते हैं, वो द्वितीयक एजेंसी माना जाता है। अगले उस पे, हाँ ये तो साथियों सीडीपी का ये हो गया। आप लोग इसमें जो भी नए पॉइंट मिले हो कृपया उन्हें नोट कर लेंगे। अब इसमें जो हिंदी का पार्ट है साथियों, उसे हम लोग लेके चलेंगे। जो हिंदी में, यानी जिन साथियों ने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी का चयन किया है उसे हम लोग पहले हल करते हैं, और जो विज्ञान वर्ग और कला वर्ग के साथी हैं वो उनके लिए पृथक से एक वीडियो साझा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनका अलग अलग टारगेट है। तो अब हम यहाँ पर जो हिंदी का प्रश्न पत्र, आप जानते हैं कि 1 से 30 तक बाल मनोविज्ञान रहेगा और 31 से 90 तक वो कला वर्ग और विज्ञान वर्ग के साथियों के लिए अलग अलग प्रश्न रहेंगे। फिर पुनः सभी वर्गों के लिए 91 से, जो लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी का चयन जिन लोगों ने किया है, मोस्टली आप सभी लोगों ने हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में चयनित किया है, तो ये इसको हम लोग लेंगे। अब यहाँ पे 91 से 120 तक के उत्तर को एक गद्यांश दिया गया है, उसे हम लोग पढ़ करके उत्तर देंगे कि हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बिल्कुल सही। ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात जैसा रहे, तब उसका अर्थ होगा कि एक जैसा रहे, तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों के जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पाया जाएगा। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दे, तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन वो बदल जाएगा। वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती हैं। वातावरण से वह वनस्पतियों में जाती हैं। जब वनस्पतियां सड़ने लगती है तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती है, और जब वे
सर्दियों में नष्ट होने लगती है तब उसे छोड़ती है। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फर्क होता है। तो अब कह रहे हैं कि 91वां प्रश्न साथियों देखिए, वनस्पतियां जब सड़ने लगती है तो वातावरण को क्या मिलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड साथियों वो वातावरण को मिलता है। यहाँ पे गद्यांश से बिल्कुल सही है, यानी तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला 92वें प्रश्न की ओर, इधर ऊपर है 92वां प्रश्न है साथियों, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक एक सूर्य का प्रकाश मिलता रहेगा। नहीं। दो, कार्बन डाइऑक्साइड का मिलना बंद हो जाए। 9। 3, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान बना रहेगा। तो ऐसा जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। वो प्राणी और वनस्पति जगत एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है। ये गद्यांश कह रहा है, बहुत सरल है। वातावरण का विग्रह और समास होगा। तो वातावरण का यानी वात का आवरण, यहाँ देखिए वात का आवरण, ये आप जानते हैं कि कारक चिन्ह का लोप हो रहा का, तब वातावरण बन रहा है, यानी तत्पुरुष समास है। तो ये विग्रह वात का आवरण हो जाएगा वातावरण में, और इसका दूसरा विकल्प एग्जैक्टली करेक्ट होगा। फिर अगला है साथियों, श्वास और ऑक्सीजन शब्द है। तो श्वास तो साथियों ये श्वास जो है वो तत्सम शब्द है, जबकि ऑक्सीजन एक आगत है, यानी जो विदेशज शब्द होते हैं वही आगत शब्द कहलाते हैं। तो ये ऑक्सीजन तो जो है आगत शब्द में आ जाएगा, और यानी चौथा विकल्प इसमें पूरी तरीके से सही है। अगला साथियों, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है। तो ये लंबे समय तक यानी लंबे समय तक यानी विशेषण, वो भी क्या है कि ये क्रिया विशेषण को प्रदर्शित कर रहा है मित्रों। यहाँ पे क्रिया विशेषण को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पे साथियों आप इसको स्पष्ट रूप से कि ये जो है कि लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो ये साथियों मेरी दृष्टि में क्रिया विशेषण बता रहा है। ठीक, विशेषण किसी विशेषता बता रहा हो, क्रिया का है तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला ये यानी ये चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96। गद्यांश का मुख्य विषय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना पौधों और प्राणियों का जीवन। नहीं, ये संतुलन को प्रकट कर रहा है और बार बार उस पर स्ट्रेस कर जोर दे रहा कि यदि ऐसा बना रहा तो ये जीवन आगे ऐसे ही चलता रहेगा। अगला साथियों आप लोग थोड़ा सा शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। अगला है साथियों, विनिमय का अर्थ है। तो ये विनिमय का अर्थ होता है एक्सचेंज के सेंस में है, यानी लेना और देना, कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि जो प्राणी होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ा देते हैं। तो ये चीज आप विनिमय का सेंस यही गद्यांश में यही है। 98वां प्रश्न है, हम सांस के साथ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं, फिर 2 ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
यही सही है साथियों, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प 98 का बिल्कुल सही है। अगला है साथियों, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव मानव से भिन्न, मानव के विपरीत, मानव की तरह अधिकांश, चाहे वो जो है पक्षी वर्ग हो, सरीसृप हो या रेप्टाइल्स हो, सभी जीव जंतु वो मानव की भांति वातावरण से वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और वो जो है, हाँ, वनस्पतियां इसके विपरीत व्यवहार करती हैं। तो ये आ गया साथियों 99। और इसका अगला है सवा प्रश्न। अच्छा, ये दूसरे उस पे है। ये एक जो है नीचे दिया गया है साथियों कि निम्नलिखित काव्यांश, यानी ये पद्यांश है, उसमें प्रश्न संख्या 100 से 105 तक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। कि वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो ये देखिए कितना जो है करुणा से एक जो है व्यथित व्यक्ति को ये पद्यांश प्रकट कर रहा है। एक भिक्षुक की कहानी है। तो यहाँ पर साथियों पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका कारण क्या है भाई? वो जो है जिसको भोजन नहीं मिलेगा, भूखा है, तो उसी के तो जो है पेट पीठ से जुड़ जाएगा। बाकी जो ओवर खा रहे हैं उनका तो पेट वो बटन तोड़ करके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे साथियों इस समय तो पेटू लोग बहुत समाज में दिखते हैं। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। सवा 101वां है कि कलेजे के दो टूक करना, यानी टुकड़े टुकड़े करना, मन को कष्ट पहुंचाना, दिल की चीरफाड़ कठिनाई पैदा नहीं, मन को कष्ट पहुंचाना, कहन कलेजा हमारा दो टूक हो गया। तो ये मुहावरा है साथियों, जो मन को कष्ट पहुंचाना। ये आपका दूसरा विकल्प इसमें पूरी तरीके से सही है। अगले उस पे हम लोग चलते हैं। 102 है, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? एक, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। दो, झोली में कुछ छिपाना चाहता है, मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है, अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता नहीं, वो अन्न चाहता है, भूख से पीड़ित है ना, तो उसको तो अन्न चाहिए भाई। तो ये पहला ही विकल्प। गरीबी के बारे में बताना तो भाई कौन सुनेगा उसकी गरीबी के बारे में। देखिए मुंह शब्द यहाँ का क्या है, ये पूछा गया है कि मुंह शब्द में जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो वो अनुस्वार है, अनुनासिक है, नासिक है, या शिरोरेखा? तो साथियों आप जानते हैं कि जो जो है जिसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है, तो उसे हम कहते हैं अनुनासिक। तो यहाँ पे मुंह, आप देखिए उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से उच्चारण हो रहा है, अर्थात ये अनुनासिक है। जबकि अनुस्वार जो होता है उसका उच्चारण केवल नाक से होता है। तो यहाँ पे आप यहाँ चंद्रबिंदी जो होगी वो अनुनासिक है, और अनुस्वार वो केवल बिंदी होती है। तो अगले उस पे हम लोग चलेंगे, काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव। तो मुख्य भाव तो साथियों यहाँ पे दया भाव है, करुणा भाव है। वो करुणा कर करुणा करके करुणा निधि रोए, देख सुदामक दीन दशा, करुणा करके
करुणानिधि रोय, तो बिल्कुल वैसी ही बात कुछ है इसमें। तो अगला है साथियों, हम्म, अच्छा, ये वह आता है में वह सर्वनाम किसका द्योतक है, किसकी ओर संकेत कर रहा है, तो भिक्षुक की ओर संकेत कर रहा है। तो यहाँ पे साथियों 105 का ये बहुत सरल पेपर है, और अब तो कह रही ऐसे सरल पेपर आ ही नहीं रहे हैं, लेकिन अगर इसमें आप 125 से ऊपर कर लेते हैं इस प्रश्न पत्र में, तो आपकी तैयारी विधिवत मानी जाएगी कि आपने बेहतर तैयारी की है। अब साथियों कुछ पेडागॉजिकल है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रश्नोत्तरी भाषण अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना नहीं, दो भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। अच्छा ठीक है, ये कुछ सही लग रहा है। तीसरा है दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना और निजी अनुभवों को केवल लिखकर न हो। ये दूसरा ही सबसे महत्वपूर्ण है उच्च प्राथमिक स्तर पर। जो भाषा सीखने का प्रमुख लक्ष्य ये है कि भाषा की बारीकियां और सौंदर्य बोध, यानी जो साहित्यिक विधा है, तो उस साहित्य के सौंदर्य को भी जानना, ये साथियों शामिल है। अगला है कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एकमात्र उद्देश्य है। एकमात्र शब्द जहां आए, द ओनली पर्पज आए, तो उसको निगेटिव मानिए आप। फिर दो, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य तो है, ठीक। ये तो है कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास और उसमें आनंद उठाने की क्षमता। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प साथियों वो सही है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आप करेंगे। आप लोग अपना पक्ष जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और किसी प्रश्न पे आपको अगर कोई भ्रम है तो हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और पढ़ने का अर्थ है, तो पढ़ना साथियों, जो पढ़ने का कौशल है, आप जानते हैं भाषा के 4 कौशल होते हैं, उनमें जो पढ़ना है, वो पढ़ना केवल डिकोडिंग करना नहीं होता है कि हम जो है वर्ण अक्षर से बने शब्दों का उच्चारण कर ले, बल्कि पढ़ना एक व्यापक कॉन्सेप्ट है। और पढ़ना का अर्थ होता है पढ़कर समझना भी, ठीक। नहीं तो केवल डिकोडिंग कर रहा होता है बच्चा, यदि केवल वो समझ नहीं रहा और ऐसे पढ़ रहा है तो डिकोडिंग मात्र है। अर्थ के साथ वो समझ के पढ़ रहा है तो पढ़ना तभी पूर्ण होगा। अगले उस पे हम लोग चलेंगे। इधर 109वां प्रश्न, 109th, कविता में कई बार अभी, अच्छा अभी वो अभी का प्रयोग करके बातें रची गई, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न की ओर संकेत करता है। व्याकरणिक ज्ञान, भाषा की बारीकी की, व्याकरण की परिभाषा। तो यहाँ पर साथियों ये आप जो कह रहा है कि कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं, तो ये किस ओर इंगित करता है, तो यहाँ पर अभी भी ये व्याकरणिक ज्ञान को इंगित करता है। पहला सही है। अगला है साथियों 110, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? एक, रेडियो नाटक, दो, कविता पाठ, तीन, आयु अनुरूप साहित्य। जो आयु अनुरूप साहित्य है वो साथियों आप जानते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए आनंद मिलता है,
और बच्चा जो है अधिक सीखता है। तो आयु अनुरूप साहित्य जैसे नॉवेल है या जो है कॉमिक्स है, ये सब जो है एक्सटेंसिव रीडिंग से जुड़ जाएगा, तो उससे भी बच्चे में कौशल का विकास होगा। आप जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 111वां की गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, बिल्कुल सही है। वो जो है पूर्णतया सत्य है, पूर्णतया सत्य, आंशिक रूप से पूर्णतया सत्य है, क्योंकि वो जो है गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान सब में वो तो भाषा के माध्यम से ही तो गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान आदि को सीखता है। तो नए नए शब्द उसके वोकैबुलरी में आते हैं, नई अवधारणाएं आती है, तो वहां पर वो भाषा सीखता है। इसके बाद है उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, बिल्कुल सही है। हिंदी के इतर भी अन्य भाषाओं की पुस्तकों की बात कर रहा। दो है हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो, बिल्कुल सही। वो अंग्रेजी के साहित्यकार, वो मिल्टन गेटे फास्ट से परिचित हो जाए, शेक्सपियर से परिचित हो जाए, अच्छी बात है। तीन, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, बिल्कुल सही। जब वो उस साहित्य को पढ़ेगा तो वो अन्य संस्कृतियों से परिचित हो, ये सभी साथियों आ जाएंगे इसमें। आप चौथा विकल्प पूरी तरीके से सही है, चौथा विकल्प। अगला है साथियों 113वां प्रश्न। बच्चे भाषा तब बेहतर सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तक हो, भाषा का समृद्ध परिवेश। पाठ्य पुस्तक होने से थोड़ा भाषा सीख सके, पर भाषा समृद्ध परिवेश जहाँ पर उसको अवसर हो बोलने का, अभिव्यक्ति का, वो उसको अवसर हो, और नई नई बातें सीखने, नई नई अवधारणाओं को सीखने का अवसर हो, तो वो कहा जाएगा भाषा समृद्ध परिवेश। फिर इसके बाद है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो एक, अवलोकन, दो, जांच सूची, तीन, साक्षात्कार सूची, चार, लिखित सूची। अवलोकन कि बच्चा वो कैसे भाषा के शब्द वाक्य का प्रयोग करता है और कितना वो एफिशिएंट है अपनी बात को कहने। तो जो अवलोकन होगा यानी ऑब्जर्वेशन, वो उससे सीखा जाएगा कि भाई भाषा का वो कैसे प्रयोग कर रहा है। फिर साथियों द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप वो कम से कम बुनियादी दक्षता हासिल करना, ये उसका लक्ष्य होता है। जो बेसिक है कम से कम उतना, वो द्वितीय भाषा है ना, जैसे अंग्रेजी है, तो ये लक्ष्य पहले होता है द्वितीय भाषा। तो अगला है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूपों में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। तो साथियों इंटीग्रेटेड, विभिन्न कौशल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप देखिए, सुनना, जब बेहतर सुनेगा तभी तो बोल पाएगा। फिर जब वो जो है बेहतर बोलेगा या सुनेगा तभी वो बेहतर लिख पाएगा, या पढ़ेगा किसी अच्छे ढंग से किसी बात को तभी वो जो है लिख पाएगा। तो ये एकीकृत होता है। भाषा के विभिन्न कौशलों एकीकृत रूप में पढ़ने की अनुशंसा करते हैं। एक जो है इंटीग्रल अप्रोच होनी चाहिए, दूसरा सही है। अगला है साथियों 117। 117 है व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। तो व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत ज्यादा प्रभावी है। तो इसमें साथियों आगमन विधि जो होती है व्याकरण सीखने में, वो सर्वाधिक प्रभावी मानी जाती है। इंडक्टिव मेथड जिसे अरस्तु ने दिया था, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या है, फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल।
पहले बच्चे को बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं कि भाई जो है संज्ञा की परिभाषा देने से पहले वो बता दिया जाता है कि देखो बेटा ये स्थान है या कानपुर शहर है, ये एक स्थान है, ये राम एक व्यक्ति है, ये सब उदाहरण दिए जाते हैं और फिर परिभाषा दी जाती है कि वो जो है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। तो उसके आधार पे तो पहले आप एग्जाम्पल देंगे और तत्पश्चात आप जो है नियम देंगे, तो आगमन विधि पहले है। फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार किससे जुड़ा है? विषय के विभिन्न भाषाओं, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों और विज्ञान संबंधी शब्दावली। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है और उसके तहत जो है चीजें शामिल की जाती हैं। तो ये साथियों हमारा जो एनसीएफ है वो भी यही कहता है कि जो भाषा सीखने का उद्देश्य हो वो भी इंटरडिसिप्लिनरी हो। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से वो बच्चा बेहतर सीख पाएगा। तो अब जो है इसमें कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे साथियों हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में जब ये शामिल किया जाता है तो वो रंगत को प्रदर्शित करता है, अर्थात यहाँ तीसरा विकल्प वो पूरी तरीके से सही है। अगला है 119, थोड़ा लंबा वीडियो जा रहा है लेकिन ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। त्रिभाषा फार्मूला भारत के चुनौतियों डैश की चुनौतियों और को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो आप जानते हैं त्रिभाषा सूत्र है कि एक मातृभाषा यानी घर की भाषा हो बच्चे की, एक क्षेत्रीय हो, एक कम से कम जो है विदेशी हो। तो इसमें साथियों जो मुख्य उद्देश्य है वो संस्कृति और संसाधन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर जो है समस्याओं और अवसरों नहीं, भाषा की स्थिति तो ठीक है। त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करता है, यानी चौथा है साथियों विकल्प जो चुनौतियों भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों, ये विकल्प सबसे सटीक सही। फिर अगला है हिंदी का अंतिम लिखने की क्षमता का विकास बोलने सुनने पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। पूर्णतया सत्य है, पूर्णतया सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, बिल्कुल ये अभी इंटीग्रेटेड अप्रोच आ रही थी, पूर्णतया ये सत्य है, ये पूर्णतया सत्य है साथियों। तो ये हिंदी का प्रश्न पत्र हो गया है और अगला साथियों अंग्रेजी का प्रश्न पत्र भी वो आपके साथ व्याख्यात्मक हल करने का प्रयास रहेगा।